खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज हर इशू पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं उरूज आजम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। बात होगी पाकिस्तान के अवाम की, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक्तदार के अवाम तक। अवामी मसाइल की बात होगी, अदालतों की खबर भी आपको देंगे, जुर्म दास्तान और शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल भी हम आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है, मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। पीटीआई मखसूस सीटों की अहल करार, पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को बतौर जमात तस्लीम कर लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 8-5 के तनासुब से फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ करार। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अपने फैसले में कहा गया कि पीटीआई एक सियासी पार्टी थी और है। इंतखाबी निशान खत्म होने से किसी जमात की शनाख्त खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का आगाज। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बली की 77 सीट्स मुअत्तल कर दी। कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बलियों की 55 मखसूस सीटें शामिल। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। बैरिस्टर गौहर का कहना है 11 जजेस ने पीटीआई के हक में फैसला दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि कानूनी जंग जीत ली है, सियासी जंग भी जीतेंगे। शिबली फराज बोले सुप्रीम कोर्ट को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पीटीआई को वो रिलीफ मिला जो मांगा ही नहीं गया था। केस में पीटीआई फरीक ही नहीं थी। विफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कानून के तालिब इल्म की हैसियत से फैसला हजम करना मुश्किल है। मखसूस सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए थी। लाडलाइज्म आज तक बरकरार है। पासदारी लाडलों की नहीं कानून की होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल, कहते हैं फैसले से कंफ्यूजन पैदा हुई है। फैसले में गुड टू सी यू की झलक भी नजर आई। मुबारक हो जाती पसंद, बचपन की मोहब्बत और क्रश जीत गया। आइन कानून इदारे सबका क्या हुआ। अपने लाडले के लिए सब जूते की नोक पर ही अच्छे लगते हैं। लाडले की जय हो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आइन और कानून नजर नहीं आता। फैसले से साबित हो गया जो गालियां देता है उसका राज है। रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफा कमाल कहते हैं पीटीआई को वो रिलीफ मिला जो मांगा नहीं गया था। जमात इस्लामी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद करार दे दिया। अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। फैसले से कुछ जमातों की दो रंगी भी आया हो गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्टॉक मार्केट में मंदी। मार्केट में 769 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 79,200 पॉइंट्स पर ट्रेड। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत निकाह केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने समाअत कल सुबह 8:30 बजे तक मुलतवी कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने अपीलों पर समाअत की। केपी में पंजाब से गंदम की सप्लाई पर पाबंदी आए। सूबे में फ्लोर मिल्स की बंदिश के बायस आटे की कीमतों में इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 300 रुपए तक महंगा। डीलर्स की जानिब से आटा मजीद महंगा होने का खदशा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स की हड़ताल का तीसरा दिन। मुल्क भर की 1600 से जायद फ्लोर मिल्स ने आटे की सप्लाई बंद कर दी। आटा डीलर्स का भी फ्लोर मिल्स के साथ इजहार यकजहती। आटा डीलर्स ने स्टॉक रोक लिया। मार्केट में आटे की किल्लत का खदशा। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियेव 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अलविदा किया। इल्हाम अलियेव के दौरे के दौरान पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान $2 अरब की सरमायाकारी पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पिंक रिबन पाकिस्तान के CEO डॉक्टर उमर आफ्ताब की मुलाकात। पंजाब में पाकिस्तान का पहला कैंसर रजिस्ट्री डेटा बैंक कायम करने पर इत्तेफाक। ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग का फैसला। ताजिर 2 स्कीम के समरात आना शुरू। ताजिर 3 कैटेगरीज में टैक्स देने पर राजी। पोश इलाकों में बड़ी दुकानों को सालाना 50,000 रुपए,
महंगे इलाकों में सालाना 2,000 रुपए और आम इलाकों में सालाना 1,200 रुपए फी दुकान टैक्स वसूल किया जाएगा। फेडरल बोर्ड के मैट्रिक के नताइज का ऐलान। साइंस ग्रुप में ज़बादिया नसीम की 1087 नंबर लेकर पहली पोजीशन, हिजाब फातिमा की 1085 लेकर दूसरी पोजीशन, फातमी बाजवा और मुसद्दाक शहबाज 1084 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन पर बराजमान। केपी में तालीमी इमरजेंसी के दावे धरे रह गए। सूबे में 2000 के करीब सरकारी प्राइमरी स्कूल्स इमारत से महरूम। मुख्तलिफ अजला में 463 प्राइमरी स्कूल्स किराए की इमारतों में कायम। कराची में सीटीडी का सोहराब गोट में एक्शन। कलदम तहरीक तालिबान के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। अबूजर और याकूब कलदम तंजीम के लिए फंड्स जमा कर रहे थे। गडाप टाउन में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। मनशियात फरोश गिरफ्तार। 1 किलो हेरोइन बरामद। पंजाब में मानसून बारिशों का एक और जोरदार स्पेल। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी घरों में दाखिल। तेज हवाओं के बायस मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाके बिजली से महरूम। आगाज में आपको अपडेट करें कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में अरबों रुपए की लागत से शुरू किए गए वाटर टैंक्स मंसूबे ताहाल मुकम्मल न हो सके हैं। मंसूबे मुकम्मल न होने से मानसून में लाहौर के कई इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। वारिस रोड, कजाफी स्टेडियम, अली जुहेब रोड, ताजपुरा बी ब्लॉक, रसूल पार्क, शमा रोड वाटर टैंक्स बनने थे, जबकि फ्रूट और सब्जी मंडी, करीम पार्क के इलाके, रावी रोड, रेलवे स्टेशन पार्क, चौक नाखुदा में भी वाटर टैंक्स की मंजूरी दी गई थी। अपडेट कर रहे हैं कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में अरबों रुपए की लागत से शुरू किए गए वाटर टैंक्स मंसूबे ताहाल मुकम्मल नहीं हो सके हैं। ये मंसूबे क्यों मुकम्मल नहीं हो सके हैं, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अदनान अजीज से। जी अदनान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जब लाहौर शहर का मास्टर प्लान बनाया गया था तो उसके मुताबिक यही डिसाइड किया गया था कि जो 11 मुकामात है, क्योंकि मानसून में सबसे ज्यादा परेशानी का सामना वहाँ पे करना पड़ता है, तो वहाँ पे वाटर टैंक बनाए जाएंगे। और लाहौर शहर के 3 मुकामात पे तो वाटर टैंक बना दिए गए, जिसमें लारनस रोड, शेरावाला गेट और कश्मीर रोड के इलाके शामिल है। लेकिन जो अगर दीगर इलाकों की बात करें तो उसमें अगर सबसे पहले जो नशेबी इलाका था वो ताजपुरा बी और डी ब्लॉक था, वहाँ पे उसको बचाने के लिए मानसून की बारिश से तो 1 अरब 12 करोड़ रुपए का मनसूबा मंजूर किया गया था। और इसी तरह करीम पार्क रावी रोड के लिए भी और जो वाटर टैंक है उसके लिए 58 करोड़ 90 लाख रुपए, जबकि जोहर टाउन वाटर टैंक के लिए 56 करोड़ से ज्यादा मुख्तस किए गए थे। उसी तरह रसूल पार्क वाटर टैंक के लिए 41 करोड़ 40 लाख और वाटर जो कॉपर रोड पे जो वाटर टैंक बनाया गया था उसके बनाया जाना था, उसके लिए तकरीबन 48 करोड़ से ज्यादा के जो फंड है वो मुख्तस भी किए गए। फ्रूट मंडी जो सबसे ज्यादा मुतासिर होती है, वहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश का पानी जमा हो जाता है, उसके लिए भी वाटर टैंक बनाने के लिए 61 करोड़ की मंजूरी दी गई थी, तो ना बनाई जा सके। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, आज लाहौर में तकरीबन 300 मिलीमीटर के करीब बारिश रिकॉर्ड की गई है। ये दावा किया गया वासा की प्रेस रिलीज में, लेकिन उसका जो रद्द-ए-अमल है वाटर टैंक न बनाने के बायस शहर के मुख्तलिफ जो नशेबी इलाके हैं जहाँ पे मास्टर प्लान में निशानदही की गई थी, वहाँ पे अभी भी पानी इतना जमा है कि जो पानी जो है वो लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा जो मुतासर हुआ है वो जो इलाका है वो शहर के ताजपुरा का बी और डी ब्लॉक है। वहाँ पे क्योंकि वाटर टैंक की मंजूरी दी भी गई, मुतअद्दिद बार वहाँ पे फैसला भी किया गया, लेकिन तब्दीली सरकार के जो मंसूबे। ठीक है अदनान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। एक और अहम खबर अपने नाजरीन से शेयर करें कि लाहौर में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड इस दफा टूट गया है। ताजपुरा में 315 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता साल सबसे ज्यादा बारिश 291 मिलीमीटर लक्ष्मी चौक में रिकॉर्ड की गई थी, जबकि रमा साल अब तक 315 मिलीमीटर बारिश ताजपुरा में रिकॉर्ड की गई है। अपडेट करें इस खबर से मुताल्लिक कि लाहौर में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया है। अदनान, इस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को अपडेट कीजिएगा। 30 साला रिकॉर्ड टूट गया है इस दफा। देखें, ये रिकॉर्ड मरियम हर साल ही टूटते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी सिर्फ कारकर्दगी दिखाने के लिए सर ये फैसले जारी कर दी। लाहौर का 30 साल रिकॉर्ड टूट गया। और भाई हर साल तो फिर आप मास्टर प्लान बनाते हो, उस पर अमल क्यों नहीं करते हो? मास्टर प्लान में तो ये भी शामिल था कि अगर लाहौर शहर में 400 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाए ना तो लाहौर की गली में पानी जमा नहीं होगा, उसके जो पौंडिंग एरिया है वहाँ भी पानी जमा नहीं होगा। रिकॉर्ड टूट गया, प्रोसेशन करवा दिया, लेकिन मास्टर प्लान में अमल दरामद ना किया गया। अब आप ये खुद देख ले, मरियम लक्ष्मी चौक में सिर्फ प्रोसेशन हो रहा है, कमिश्नर वहाँ पे मौजूद है, MD वासा
साहब वहाँ पे मौजूद हैं, जो डायरेक्टर हजरात है वहाँ पे मौजूद है। तो जो अराउंड अबाउट इलाके हैं उसके अगर इलाकों की बात करें, हरबंसपुरा, ताजपुरा, बागबानपुरा, मुगलपुरा, वहाँ पे तो 2 से 3 फीट पानी जमा है। तो वहाँ पे अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे? तो एक प्रेस रिलीज जारी करके अपनी जांच करवा लीजिए। 30 साल रिकॉर्ड टूट गया। रिकॉर्ड टूटने से कुछ नहीं होगा। अगर इनको चाहिए कि बजाय फोर्स सेशन करवाने के ये लक्ष्मी चौक के से निकल कर, क्योंकि वहाँ पे जो इनके जो वुजरा वहाँ पे फोर्स सेशन करवा रहे हैं, तो ताजपुरा का दौरा करें। वहाँ पे लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है, क्योंकि अच्छा नाम ये कहेगा कि 30 साल रिकॉर्ड है। देखिए, पानी के जो निकासी के इंतजाम हैं वो सारा साल यही सुनने में आता है जी, फलां इलाके में जो ड्रेनेज है उनको अपग्रेड कर दिया गया है, जो सीवरेज सिस्टम है उनको भी अपडेट किया गया है, वहाँ पे इतने लाख के फंड मंजूर कर लिए गए हैं। तो भाई अगर वो अपडेट सिस्टम किया गया तो फिर पानी का निकास क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पानी क्यों जमा सड़कों पर हो चुका है? इस वक्त की जो सूरत हाल है, जो वासा के जो डिस्पोजल स्टेशन है, क्योंकि अगर गुलशन रावी डिस्पोजल की बात करें तो वो एशिया का सबसे बड़ा डिस्पोजल स्टेशन है। तो वहाँ पे भी जो पानी है वो स्क्रीनों से ऊपर आ चुका है, स्क्रीनों को भी अबव कर रहा है। लेकिन जो दूसरे जो गुलशन रावी डिस्पोजल है, जी ब्लॉक का डिस्पोजल है, उसके अलावा जो धर्मपुरा का डिस्पोजल है, वहाँ पे भी पानी बहुत ज्यादा जमा हो चुका है। इसके लिए उसकी सिर्फ वजह यही है कि मानसून से पहले जो ऐलान किए जाते हैं जी, हमने डिसिल्टिंग की है, हमने ड्रेनेज की सफाई की है, हमने फलां इलाके में ये काम किया है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। क्योंकि अभी तो ये मानसून का दूसरा स्पेल है, अभी तो प्री मानसून खत्म हुआ है, अभी तो बकायदा मानसून का आगाज हुआ है। और 200 मिलीमीटर की बारिश तो वैसे पेशेंट को की है, लेकिन आज तो जो 315 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अभी जैसा कि अभी रात को फिर जो महकमा मौसमियात ने बारिशों के हवाले से अलर्ट जारी किया है, तो उसमें अगर यही सूरत हाल रही, निकासी का जो इनका ऑपरेशन जारी है, अगर इसी तरह स्पीड से ये पानी निकालते हैं, डिस्पोजल स्टेशन को अपग्रेड ना किया, तो जैसे अगर रात को अगर 100-200 मिलीमीटर बारिश हो गई ना, तो लाहौर शहर का जो मंजर है ना, वो जो उसकी गलियां हैं वो सैलाब का मंजर पेश करेंगी। वो तो अभी भी कर रही हैं, लेकिन जो अगर रात को अगर वक्फा ना मिला, अगर एक रात का स्टे ना हुआ, तो लाहौर शहर में जो गलियां हैं वो नदी नालों का मंजर पेश करेंगी, जो अब कर भी रही हैं। क्योंकि इसको जो सिस्टम है वासा का, वहाँ पे तकरीबन जो सिस्टम है वो अच्छा अदनान, जैसा कि आपने कहा कि ये तो अभी आगाज है, तो अगर अभी टाइमली जो है इंतजामात ना किए गए इंतजामिया की जानिब से, तो आइंदा स्पेल में तो लाहौर डूब जाएगा, एक तरह से हम कह सकते हैं। बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ। जो लाहौर शहर का वो सिस्टम है वो सिर्फ बर्दाश्त कर सकता है सिर्फ 100 मिलीमीटर बारिश, यानी कि 100 मिलीमीटर बारिश अगर यहाँ पे 200 मिलीमीटर बारिश यानी कि यहाँ पे बरस जाए ना, तो अगर वहाँ पे निकासी आपके लिए अगर आपको 8 से 10 घंटे ना मिले और मुतवातिर बारिश होती रहे, तो लाहौर शहर जो है वो, क्योंकि सिस्टम इसका अपडेट नहीं हुआ और वो सिस्टम इसका बर्दाश्त भी नहीं करेगा बारिशों का सिलसिला। तो हम यही दुआ करते हैं कि दुआ ही कर सकते हैं ना, कि वो पाकिस्तान में चल दुआ के सिर पर है, चाहे कोई महकमा देख ले, चाहे किसी और की सूरत देख ले। हम यही दुआ कर रहे हैं कि अगर बारिश अगर रात तक स्टे कर ले, या अगर रात को दोबारा बारिश 200 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड की गई ना, तो लाहौर शहर के जो हालात है वो आप भी अपनी आंखों से खुद देखेंगे कि लाहौर शहर में इस वक्त क्या हालात होंगे। तो इसलिए जो वासा हुकाम को चाहिए कि बजाय फोर्स सेशन करने के, ये मुस्लिम जिनके जो इलाके बने हैं, जो नशेबी इलाके हैं, जिन्होंने निशानदेही की है, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, सेफ सिटी से कैमरों की मदद ले रहे हैं, कहाँ का पानी जमा है, तो वहां से पानी के अखराज के लिए जो जनरेटर का इस्तेमाल करें, वहाँ पे बकायदा मशीनरी अपनी लगाएं, शक्कर को गाड़ी में लगाएं। यहाँ पे ये सूरत हाल है कि बारिश का पानी होते ही तो मिनिस्टर की जाने से, किसी भी मिनिस्टर से कॉल आ जाती है कि फलां इलाके में जो आउट ऑफ वासा भी है जी, वहाँ पे पानी जमा है, वहाँ पे गाड़ियां भिजवा दें। लाहौर शहर में जो शक्कर गाड़ी कहाँ नजर आ रही है आपको, सवाए जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो सवाए मिनिस्टर हजरात, उनके अलावा। तो इसलिए ये चाहिए वासा को कि अगर ठीक है अदनान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। लाहौर के बाद अब बात करेंगे सरगोदा की, जहां पर आंधी के बाद मूसलाधार बारिश का सिलसिला अब भी जारी है। ठंडी हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को परेशानी का सामना भी है। मजीद वहां पर क्या सूरत हाल है, इस वक्त जान लेते हैं अपने नुमाइंदे इमरान गुराया से। जी इमरान। बिल्कुल, सरगोदा शहर और इसके गिरदोनवा के इलाकों में होने वाली बारिश ने मौसम को इंतहाई खुशगवार बना दिया है। कई रोज से जारी गर्मी की शिद्दत जो है वो कम हो गई है, मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। जो शहरी हैं इस बारिश को से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। अगर बात की जाए शहर के मुख्तलिफ नशेबी इलाकों की, वहाँ पर बारिश का पानी जो है वो जमा हो गया है, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना भी है। और शहरियों का कहना है कि ये बारिश जो हुई है, ये बाराने रहमत, इससे गर्मी का ज़ोर जो है वो टूट गया है, हब्स का जो ज़ोर था वो भी ख़त्म हो गया है और मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। नशेबी इलाकों में अगर बात की जाए, सुलेमानपुरा, महमदी, आइए आपको बराह रास्त के चलते हैं। राना सनाउल्लाह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
ना सिर्फ इंसाफ पे मबनी होना चाहिए, बल्कि कहा यह जाता है कि इंसाफ होना नहीं चाहिए, होता नज़र भी आना चाहिए। और ये जो यूनिवर्सल सेइंग है कि इंसाफ होता नज़र आना चाहिए, उससे मुराद ये है कि जो अदालती फ़ैसले हैं वो आम फहम होने चाहिए। एक आम आदमी, कॉमन मैन जो है, उसकी भी समझ में आने चाहिए, उसे भी इस बात से तहफ़्फ़ुज़ का, उसकी भी समझ में आने चाहिए कि मेरे भी इस बात से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो कि मेरे मुल्क की अदालतें जो हैं वो इंसाफ कर रही हैं। ऐसे फ़ैसले जो समझ से बालातर हों और वो ऐसी अबहाम और ऐसी सूरत हाल को जन्म दें कि जिससे उसे समझने में भी दिक्कत हो और लोग भी कंफ्यूज हों, वो फ़ैसले जो हैं वो कभी भी मुल्क कौम के मुफाद में नहीं होते। और ख़ास तौर पे, बुनियादी तौर पे मैं ये अर्ज़ करनी चाहूँगा कि जो फ़रीक अदालत के सामने हो और जो रिलीफ मांगा जा रहा हो, जो इस्तदा जो है वो अदालत के सामने हो, जिस इस्तदा को हासिल करने के लिए आर्गूमेंट्स अदालत में पेश किए जा रहे हों और उन्हीं के काउंटर आर्गूमेंट्स जो है वो दूसरी तरफ से पेश किए जा रहे हों, अगर उस इस्तदा से परे बिन मांगे जो है वो दिया जाए तो ऐसे फ़ैसलों के असरात जो हैं वो जो है वो इंतहाई अफसोसनाक और मुल्क और कौम के मुफाद के ख़िलाफ़ होते हैं। एक फ़ैसला आया था कि जिसमें बिन मांगे किसी को आइन में तरामीम करने का इख्तियार दे दिया गया था, उस फ़ैसले को इस मुल्क और कौम ने फिर कई बरसों बाद और उसके फिर जो असरात थे वो मुरतब होते रहे। आज का जो फ़ैसला है, मैं इंतहाई आजिज़ी और एहतराम के साथ ये अर्ज़ करनी चाहूँगा कि जो ज़ेरे फ़ैसला अमर या नुक्ता था वो तो ये था कि कुछ लोगों ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लिया। जब वो मुंतखब हो गए तो उन्होंने अपने आप को आज़ाद हैसियत में मुंतखब एक्नॉलेज किया, जाना, और आइन और कानून के मुताबिक 3 दिन के अंदर, और ये 3 दिन सिर्फ 3 दिन नहीं है बल्कि ये 3 दिन नोटिफिकेशन के बाद थे, और गालबन नोटिफिकेशन जो है वो कोई होते आते जो है कोई हफ्ता 10 दिन लग गए थे। एक मुनासिब टाइम था हर बंदे को ये समझने और सोचने के कि मैं आज़ाद हूँ या मैं किसी जमात से मुंसलिक हूँ। तो उन लोगों ने आइन और कानून के मुताबिक बाकायदा बयान हल्फी दाखिल किए इलेक्शन कमीशन में कि जी हम आज़ाद मुंतखब हुए हैं और क्योंकि कानून और मुल्क का आइन हमें इजाज़त देता है, ये में हमारा बयान हल्फी है, तो हम फ़लाँ जमात को, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बाद में ये दावा किया कि ये इतने लोग हमारे साथ शामिल हो गए हैं, लिहाजा हमारा मखसूस सीटों में जो है वो इतना हिस्सा बनता है।
इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि जी आपने तो एक सियासी जमात के तौर पे इलेक्शन ही नहीं लड़ा, तो आप किस तरह से जो है वो मखसूस सीटों की, ना आपने कोई लिस्ट जमा करवाई है, तो आप किस तरह से सीटें जो है वो मांग रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की इस इस्तदा को या इस मुतालबे को जो है वो रद्द कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो चले गई पेशावर हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के एक लार्जर बेंच ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपहोल्ड किया। पेशावर हाई कोर्ट के उस फैसले को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और उनका दावा ये था कि जी ये पेशावर हाई कोर्ट ने गलत तौर पे इलेक्शन कमीशन के फैसले को इंडोर्स किया है या अप्रूव किया है, हमारा हक बनता है। ये लोग हैं, इन्होंने हमें, इनके बयान हल्फी हैं, ये हल्फन कहते हैं कि ये आज़ाद मुंतखब हुए थे और आज़ाद मुंतखब होने के बाद इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अब मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक़ में नहीं आया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो पिटिशनर थी, जिसने इस्तदा की, उस इस्तदा की जो है वो यानी जो है वो कामयाबी के लिए या उसे साबित करने के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला ने जो है वो अपने दलाइल दिए, उनके काउंटर दलाइल जो है वो दूसरी तरफ से दिए गए। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो रिक्वेस्ट या उनकी जो इस्तदा है वो तो नहीं तस्लीम की गई, वो तो खारिज हो गई। और अब एक नया फ़ैसला तहरीक इंसाफ के हक़ में आ गया है कि जी ये लोग जो हैं ये तहरीक इंसाफ के लोग थे। तहरीक इंसाफ ने आज तक ये क्लेम नहीं किया, उन लोगों ने आज तक ये क्लेम नहीं किया। उन लोगों ने उस मुद्दत के दौरान जो आइन और कानून उन्हें देता है उसके दौरान उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार नहीं की। फिर उसमें एक और जो है वो आगे जो है वो तौज़ी की गई कि जी इनमें से 39 लोगों ने जो है वो कहीं अपने किसी फॉर्म में लिखा था कि हमारा तल्लुक़ जो है वो तहरीक इंसाफ से है। तो उन 39 को तो समझे ना कि ये तो पक्के, ये तो तहरीक इंसाफ के ही जो है वो टिकट पे मुंतखब हुए हैं या उनकी जमात वही है। अच्छा ये चलें, अगर यहाँ तक भी हो तो फिर भी बात समझ आती कि चलें जी ठीक है, आपने इस नुक्ते को अपहोल्ड कर दिया कि अगर कोई बंदा जो है वो अपने फॉर्म में ये लिख दे कि मेरा फ़लाँ जमात से तल्लुक़ है तो बस फिर उसका हुआ वो, भले वो बाद में बयान हल्फी दे के कहीं और चला जाए। बाकी अब 41 का क्या किया जाए जी? ये 41 है अब दोबारा पूछ लें भाई, 41 है अब दोबारा कैसे पूछ लें? अगर इन 41 से पूछना है तो बाकी फिर जो 250-300 लोग बैठे हैं कौमी असम्बली, फिर उनसे भी पूछ लें। जो सेनेट में 100 के करीब बैठे हैं उनसे भी पूछ लें। ये मौका सभी को दे दें, सभी जो है वो नए सिरे से अपनी मर्ज़ी से अपने बयान हल्फी जो है वो दाखिल कर दें। आइन के जो मुतल्लका आर्टिकल्स हैं 51 है, 106 है, वो कतई तौर पे इस सूरत हाल को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते। इट अमाउंट्स टू री राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें अपनी अदालत उज़्मा का बेपनाह एहतराम है। हमारे जजेस इंतहाई बेहतरीन जजेस हैं, लायक एहतराम हैं। लेकिन मैं ये अर्ज़ करनी चाहूँगा कि उन्होंने जो हल्फ उठाया है वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाया है, और आइन का तहफ़्फ़ुज़ जो है उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। आइन को री राइट
करना जो है ये जो है वो मेरी समझ के मुताबिक जो है वो तहफ़्फ़ुज़ से मेल नहीं खाता। इसी तरह का एक फ़ैसला जो है वो आर्टिकल 63E से मुतल्लक जो है वो भी आया था। उसके मुतल्लक भी तमाम जो सीनियर लॉयर्स हैं, रिटायर्ड जजेस, चीफ जस्टिस साहबान, सभी ने ये कहा, तमाम लॉ से मुतल्लक लोगों ने कहा कि दैट डिसीजन जो है दैट अमाउंट्स टू री राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें भी जब आइन और कानून जो है वो एक स्कीम जो है वो देता है कि जी इलेक्शन होगा, इलेक्शन में कुछ लोग जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के टिकट पे मुंतखब होंगे, जब वो मुंतखब हो जाएंगे तो उसके बाद फिर उनकी ये ऑब्लिगेशंस होंगी, इन ऑब्लिगेशंस के मुताबिक उन्होंने अपना जो है वो कंडक्ट करना है। अगर मैं एक पार्टी के निशान पे या एक पार्टी के टिकट पे मुंतखब हो गया हूँ तो फिर मेरे लिए ये नामुनासिब भी नहीं है और मैं इस बारे में आज़ाद भी नहीं हूँ कि मैं जी फिर बाद में जो है वो किसी और तरफ चला जाऊँ या अपना वोट जो है वो किसी और तरफ जो है वो इस्तेमाल करूँ। देयर आर सर्टन लिमिट्स। और इसी तरह से जो है अगर कोई आज़ाद मुंतखब होता है तो उसके लिए भी आइन और कानून जो है वो एक तरीक़ाकार मुहैया करता है कि जी वो विदिन 3 डेज़ जो है वो बाकायदा बयान हल्फी देंगे, लिख के देंगे और किसी भी पार्टी को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब इन लोगों ने जो 39 और 41 इन लोगों ने जो वो बयान हल्फी दिए हैं और आइन और कानून के मुताबिक जो है वो एक जमात में शामिल हुए हैं, अब उनका क्या बनेगा? अब अगर वो नए सिरे से अपने उस हलफ से रूगर्दानी करते हैं, उससे बाहर निकलते हैं, तो क्या ये फिर एक नया राउंड ऑफ लिटिगेशन नहीं होगा? तो इस तरह के जो फ़ैसले हैं जिनसे जो है वो इस किस्म के अबहाम जन्म लें तो वो मुल्क को उस सियासी इस्तेहकाम को हासिल करने से जो है वो रोकते हैं जो सियासी इस्तेहकाम जो है मुल्क और कौम के लिए ज़रूरी है कि मुल्क और कौम जो है वो तरक्की कर सके, आगे बढ़ सके और अपने मुआशी जो मसाइल हैं उनके ऊपर जो है वो काबू पा सके। मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़रूर है कि कानून जो है वो रिव्यू का जो है वो मौका फराहम करता है। तो अब इस बारे में अभी क्योंकि जो बात हो रही है, जो मैंने भी की है, वो फ़ैसले के जो नकात रिपोर्ट हुए हैं मीडिया में यकीनन दुरुस्त हुए हैं। हमारे सहाफ़ी भाइयों ने जो है वो करेक्टली हर चीज़ को जो है वो उन्होंने बताया है। तो लेकिन जब तफसीली फ़ैसला आ जाएगा उस फ़ैसले को देखा जाएगा और उसके बाद लीगल टीम जो है वो गवर्नमेंट को जो एडवाइस करेगी तो उसके मुताबिक जो है वो फिर आगे बढ़ा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि इस किस्म के जो अबहाम या इस किस्म की जो सूरत हाल है इससे ना सिर्फ बचा जाए बल्कि इसको जो है वो करेक्शन की तरफ जो है वो लेके जाया जाए। बहुत शुक्रिया। राना साहब एक तो बता रहे हैं कि आपके पास ऑप्शन क्या हैं इस मौजूदा सूरत हाल में। दूसरा ये है कि जो असद जरदारी साहब की स्टेटमेंट आ रही है हुकूमत के बारे में, क्या आप समझते हैं कि एक नई लाइन है जो सामने इख्तियार की जा रही है? देखें, ये ऑप्शन जो है ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आपके इल्म में है कि अदालत उज़्मा जो है वो हमारा जो निज़ाम इंसाफ है तो उसमें उससे आगे बढ़ के तो कोई अदालत नहीं है। तो इसमें सिर्फ रिव्यू का ही एक ऑप्शन है और एक ऐसा फ़ैसला कि जिसमें वो रिलीफ दिया गया जिसकी इस्तदा ही नहीं की गई।
वो रिलीफ दिया गया है और उन लोगों को दिया गया है जो ऑलरेडी जो है वो फैसला कर चुके हैं। एक आदमी जो है वो बयान हल्फी दे चुका है कि जी मैं आज़ाद मुंतखब हुआ हूँ, मैं फ़लाँ जमात में जो है वो शामिल हो रहा हूँ। अब उसे दोबारा कहा जा रहा है कि आप दोबारा बयान हल्फी दें, पहले बयान हल्फी की निगेशन करें और नई जमात में जो है वो आप जो है वो शामिल हों। एक जमात जो ये क्लेम ही नहीं करती कि उसने जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लिया है, अगर सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया और वो गलत समझे कि हम इलेक्शन में जो है वो बतौर जमात हिस्सा नहीं ले सकते, तो भाई ये इग्नोरेंस ऑफ लॉ तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। यानी ये तो अपना लीगल सेइंग है कि कोई आदमी इस बात के ऊपर उसे प्रीमियम नहीं दिया जा सकता कि जी मुझे क्योंकि कानून का पता नहीं था, मैं अदालत के फैसले को सही तौर पे समझ नहीं सका, तो इसलिए मेरी गलती का जो है ना वो अजाला कर दिया जाए। तो इस तरह से अदालत तो नहीं हो सकता जो कि बज़ाहिर जो है वो किया गया है। तो इसलिए ये मामला जो है ये रिव्यू का केस तो बनता है। राणा साहब, ये जो ऑलरेडी जी, जी। अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान एक तनाव की सी भी कैफियत है और उस सारे कॉन्टेक्स्ट में ये फैसला आता है, तो आप ये समझते हैं कि वो जो ऑलरेडी एक तनाव चल रहा है ये उसमें ऐड करेंगे? नहीं, देखिए ये जो फैसला है, मैं फॉर आर्गूमेंट से ये बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन का एक नुक्ता नज़र था कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये सीटें नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? उन्होंने एक अपनी रीज़न जो है वो दी। पेशावर हाई कोर्ट ने उस रीज़न को जो है वो वैलिड करार दिया। सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस रीज़न को जो है वो रिजेक्ट कर देता कि जी नहीं, गलत है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का क्लेम जो है वो दुरुस्त है, लिहाजा ये सीटें उनको मिलनी चाहिए, बात ख़त्म हो जाती। मामला ये है कि अब ये तो इससे तो एक और नई चीज़, यानी जो आर्गूमेंट हुआ ही नहीं, जिसको काउंटर करने का किसी को मौका ही नहीं मिला, उसका जो है वो फैसला आ गया है। जी, कहा कि इंसाफ जो है वो आम फहम होना चाहिए, लोगों की समझ में आना चाहिए और फैसले जो इंसाफ है वो फैसलों में होते हुए नजर आना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये जाहिर करने की कोशिश नहीं की कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ने की कोशिश की तो इस्टेब्लिशमेंट ने या वो नादीदा कुव्वतें जिन्होंने इनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, फॉर्म फिल करने नहीं दिया, पार्टी एफिलिएशन नहीं लिखने दी, आज उनके हक में फैसला दे के बता दिया गया है कि ये पॉलिटिकली राइट थे, इनको हक था इलेक्शन लड़ने का और इनको रोका गया उस वक्त? तो फिर ये लिख देते फैसले में, जो आपने फरमाया है इस बुनियाद पे फैसला कर देते। यानी मामला ये है कि फैसला जो है उसकी बुनियाद जो है वो अबहाम पे तो नहीं होनी चाहिए ना, क्लैरिटी पे होनी चाहिए। या तो वो लिख देते कि जी जिस तरह से आप फरमा रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये किया, उसके बाद फिर ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, लिहाजा ये सारा कुछ जो है ये गलत हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वो भी गलत किया, उस फैसले को भी जो है वो अमेंड कर देते और उसके बाद जो है ये अपना जो है वो फैसला दे देते। उन्होंने तो ये फैसला नहीं किया। राणा साहब, जावेद हुसैन इंस्टीट्यूट जी, आप जिस चीज़ को लिखने का इनके सवाल के जवाब में कह रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो जो 13 जनवरी का जो डिसीजन था पार्टी का सिंबल वापस लेने का, उस पर इलेक्शन कमीशन ने उसे इंटरप्रेट गलत किया उस फैसले को। ये चीफ जस्टिस समेत 11 जजेस ने इस बात पे, जिन्होंने काफ़ी लोग लिखा, उन्होंने भी कहा, तो 11 और 2 की शरह से तो इस बात पर एग्रीमेंट किया गया कि वो जो फैसला था उसको इंटरप्रेट इलेक्शन कमीशन ने गलत किया और जिसकी बुनियाद पे सारा मैस क्रिएट हुआ। तो आप नहीं समझते कि जो इब्हाम है वो इलेक्शन कमीशन ने सारा पैदा किया? आप तो इलेक्शन कमीशन को बेल आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, बात ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने उसको इंटरप्रेट गलत किया तो इलेक्शन कमीशन के इंटरप्रेट सही या गलत करने की जिम्मेदारी जो है वो पीटीआई पे तो नहीं आती। पीटीआई उसको सही इंटरप्रेट करती और पीटीआई जो है वो अपने बंदों को जो है वो पीटीआई में शामिल करके वो क्लेम करती इलेक्शन कमीशन से कि जी ये हमारी सीटें हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं और हमें जो है वो मखसूस सीटें जो है वो दी जाएं। अगर ये गलती पीटीआई ने की है तो क्या पीटीआई को इग्नोरेंस ऑफ लॉ या इस गलती के ऊपर उसको प्रीमियम दिया जाना चाहिए?
या क्या ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि अगर किसी सियासी जमात ने किसी वक्त में अगर कोई गलती से जो है वो कोई अपना नुकसान किया है तो उस गलती का अजाला जो है वो ये अदालत की जिम्मेदारी तो नहीं है, या अदालत को तो अपने किसी भी फैसले के ज़रिए से जो है वो इस तरह से किसी भी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का जो है वो हिस्सा नहीं बनना चाहिए। स्टॉक मार्केट जो मुसलसल ऊपर जा रही थी, इस फैसले के बाद नीचे आई है, तो आप क्या इसरार देख रहे हैं इसके आगे मईशत पे और सियासत पे इस फैसले? देखिए जी, जो फैसले जो है वो क्लैरिटी पे मबनी हों, जिस तरह से आम फहम की बात हो, आम फहम से मुराद ये है कि एक चीज़ जो है वो एक आम आदमी की भी जो है वो समझ में आ रही हो और लोगों को उससे सेटिस्फेक्शन हो, तहफ़्फ़ुज़ का जो है वो एहसास हो, तो उससे तो बिल्कुल जो है वो मुल्क में हर तरह से जो है वो एक बेहतरी के तसरात और असरात जो है मरतब होते हैं। और अदरवाइज यकीनन जो आपने स्टॉक एक्सचेंज की बात की है तो ये एक नेगेटिव असरात को जो है वो ज़ाहिर करती है। जी जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तहरीक इंसाफ से अपनी शान लेने का फैसला किया गया, तो उसके हमने देखा कि हुकूमत साजी के ऊपर बड़े वास्ट इम्प्लीकेशन हुए। अब अगर ये फैसला आपके खिलाफ आया है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में आया है, तो इसके भी हुकूमत के ऊपर बड़े गहरे असरात मुरतब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि अदालतों के फैसलों के हुकूमत साजी के ऊपर, हुकूमत बनने या गिरने के ऊपर जो असरात मुरतब हो रहे हैं, ये कैसा शुरू है ज़िंदगी? बहरहाल होना तो नहीं चाहिए ये बात। देखें, बातें तो यहाँ पे जो है वो इस तरह से भी हुई हैं कि इमरान खान साहब ने खुद ही एक दफ़ा ये बात और रिकॉर्ड है वो कि जी हम तो ये करना चाहते थे लेकिन हमें फ़लाँ सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि इधर उधर क्यों फिर रहे हो, आओ इधर पिटीशन लेके तो हम आपका मसला जो है वो हल करते हैं। तो फिर वो पिटीशन लेके गए भी और उनका मसला हल हुआ भी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो, इन चीज़ों में जो है वो हम जो है वो जाना नहीं चाहते, लेकिन मामला ये है कि अदालती फ़ैसले और ख़ास तौर पे आला अदलिया के जो फ़ैसले हैं वो आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए कि आइन और कानून जो है वो क्या कहता है। बाकी जिस तरह से भाई ने बात की है कि जी इससे मुराद ये है और फिर ये ना होता तो ये होता, अगर वैसा ना हुआ होता तो फिर ये होना चाहिए था, तो इस तरह से तो फिर जो है वो फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इधर उधर हो जाती हैं और उसके फिर असरात जो हैं वो मुल्क और कौम पे बहुत ही डैमेजिंग होते हैं। अदालत का फ़ैसला जो है वो आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। अब जो 63A के ऊपर जो फ़ैसला आया है वो फ़ैसला जो है वो सारी दुनिया ये कह रही है कि वो आइन और कानून का जो तकाज़ा है उसके मुताबिक नहीं है, लेकिन वो इस तरह से तो हो सकता है कि जी क्योंकि इस तरह से ये हो रहा था और इस तरह से फ़लाँ को नुकसान हो रहा था, अगर उसको नुकसान से बचाना था तो फिर ये फ़ैसला ज़रूरी था। तो फिर इस तरह से अगर फ़ैसलों की तशरीह होगी या इस तरह से इन फ़ैसलों को देखा जा सकेगा तो फिर उसके जो असरात हैं वो तो यकीनन फिर जो है वो नेगेटिव ही होंगे। ये मतलब आपने भी कहा आइन और कानून की बात की है, गुज़श्ता रोज़ सदर पाकिस्तान ने कहा है कि PMLN से हुकूमत नहीं चल रही, आज ये फैसला आया है, तो आप समझते हैं कि आपके खिलाफ आपकी हुकूमत के खिलाफ, शहबाज हुकूमत के खिलाफ ये कोई साजिश तो नहीं? नंबर 1, लॉ मिनिस्टर ने भी अभी ये कहा है आकर कि हमें ये फैसला डाइजेस्ट नहीं हो रहा, और अभी 1 घंटे के बाद आप आए हैं और 6 महीने के बाद आप किसी इस्लामाबाद में किसी प्रेस टॉक कर रहे हैं और आप नेचुरली सेंट्रल फॉरवर्ड प्लेयर हैं PMLN की। तो मेरा सवाल आपसे सिर्फ सिंपल ये है, क्या आपकी हुकूमत के खिलाफ इस साजिश में कोई मुलव्वस तो नहीं? नहीं, देखें, अदालती फ़ैसलों के ऊपर बात करने की भी कुछ हदूदो क़यूद हैं और लॉ रूल्स आपको ये ज़रूर परमिट करते हैं कि आप किसी भी फ़ैसले पे फेयर कमेंट्स कर सकें, जो कि लॉ मिनिस्टर ने किए हैं, मैंने भी अर्ज़ किया है, कुछ और दोस्त भी जो है वो करेंगे
लेकिन ऐसा कहना कतई गलत होगा कि इस फैसले को हम कोई साजिश करार दें हुकूमत के ख़िलाफ़ या किसी भी और हवाले से। ठीक है, मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं वो भी इंसान हैं, उनकी अपनी एक राय हो सकती है, उस राय से हमें इख्तलाफ हो सकता है और हमारी जो राय है उससे उनको इख्तलाफ हो सकता है। तो मैं ये साजिश वाली बात जो है इससे तो मुत्फिक नहीं हूँ। बाकी जहाँ तक प्रेसिडेंट साहब की आपने बात की है, देखें ये बातें पॉलिटिकली होती रहती हैं और हुकूमत अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, थोड़ी चल रही है, ज़्यादा चल रही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पूरी तरह से ऑन बोर्ड है और अभी जब ये बजट पास हुआ है तो पीपल्स पार्टी ने और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने और ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ख़ुद जो है वो असम्बली की प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लिया और पूरी तरह से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी और गवर्नमेंट को भी जो है वो सपोर्ट किया। सर ये बता दीजिएगा, अब बखसूस नशिस्तें तो पीटीआई को मिल गई हैं जी, अब हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होगी? क्या हुकूमत आला वलिया को रिव्यू की तरफ जाने की सजेशन करेगी या मामला किस तरफ जाएंगे? जी, जहाँ तक गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी का तल्लक है तो देखें हमारे पास जो नंबर है उसी नंबर के ऊपर हमने बजट जो है वो पास किया है, उसी नंबर के ऊपर हमने बाकी लेजिस्लेशन की है, उसी नंबर से जो है वो गवर्नमेंट चल रही है और नंबर हमारे पास पूरा है। वफाक में, पंजाब में जो है वो मोर दैन दैट है, इसी तरह से सिंध में और बलूचिस्तान में भी कोई ऐसा जो है वो मसला नहीं है। बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि गवर्नमेंट जो है वो इस बारे में कोई स्ट्रेटजी जो है वो स्ट्रेटजी मैं समझता हूँ कि जब हमारे पास नंबर पूरा है तो गवर्नमेंट जो है वो जो गवर्नमेंट का इस वक्त बुनियादी एजेंडा ये है कि पाकिस्तान को मुआशी बहरान से, देखिए मुआशी बहरान जो है वो 2017-18 तक नहीं था, ये उसके बाद की पैदावार है। ये IMF का मुआहदा उसके बाद हुआ और हमने नहीं किया, जिसने किया सारी दुनिया को मालूम है। और ये जो मुआशी तौर पे बैठा है, ये किस वजह से बैठा और कब शुरू हुआ ये भी सब के इल्म में है। तो हमारी ये कोशिश है शहबाज शरीफ गवर्नमेंट की, कोलिशन गवर्नमेंट की, कि मुल्क को इस बहरान से जो है वो निकाला जाए। और अगर हालात जो है वो जिस तरह से इस वक्त कोशिश हो रही है, मेहनत हो रही है, बजट जो है वो जो पास हुआ है और IMF से मामलात जो है वो खुश उसलूबी से जो है वो तय हो रहे हैं, अगर अगले बजट तक जो है वो गवर्नमेंट को इसी तरह से हालात मैसर आते हैं तो हमें पूरा यकीन है कि वो तमाम तकालीफ, वो तमाम परेशानियाँ, वो तमाम मुश्किलात जो इस वक्त तनख्वाहदार तबके से लेके आम आदमी तक भी कहा जा रहा है कि जी ये चीज़ जो है वो ज़्यादा हो गई है, इसमें हमें मुश्किल है, इसमें हमें मुश्किल है, तो इंशाअल्लाह ताला अगला जो बजट होगा वो इन तमाम तकालीफ को, तमाम मुश्किलात को जो है वो दूर करेगा और पाकिस्तान जो है वो इंशाअल्लाह ताला इस मुआशी बहरान से जो है वो बाहर आ जाएगा। जी जी, कि रिव्यू बनता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर रिव्यू में जाती है तो अपने जो दूसरे मुतासिर हुए आज के फैसले से पार्टीज जिसकी JUI फेल भी है, आप क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी बात करेंगे, JUI को भी साथ शामिल करने की कोशिश करेंगे? नहीं, देखें ये तो मैंने एक कानून के तालिब इल्म के तौर पे बात की है कि रिव्यू बनता है, होना चाहिए, क्योंकि जो रिलीफ दिया गया है और जिसको दिया गया है वो दोनों ही जो है वो यानी अदालत के सामने नहीं थे और उनके ऊपर आर्गूमेंट ही नहीं हुआ, ना हक में हुआ ना जो है वो ख़िलाफ़ हुआ। तो इसमें गवर्नमेंट जो है जब लीगल टीम जो है वो कोई राय बना के लाएगी कैबिनेट के सामने तो फैसला तो कैबिनेट ने करना है कि रिव्यू में जाना है या नहीं जाना। लेकिन इट डज़ नॉट मीन कि अगर गवर्नमेंट नहीं जाती तो कोई भी नहीं जाएगा। हो सकता है कि मुतासरा जो लोग हैं, मिसाल के तौर पे उन लोगों को जिनको
कौमी और सूबाई असम्बली में जो है वो सीट्स मिली और उन्होंने बाकायदा जो है वो ओथ भी उठा लिया, देवर दी मेंबर्स, और उनको फिर बाद में सस्पेंड किया गया। वो भी मुतासरा फरीक हैं, उनको सुना ही नहीं गया, उनको पार्टी नहीं बनाया गया, वो भी आ सकते हैं। इसी तरह से जिस तरह से आपने दूसरी पार्टियों की बात की है, वो पार्टियां जो हैं वो भी आ सकती हैं। मेरा सवाल आपसे ये है जी कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत मगर एक्ट बहुत तकलीफ में इस फैसले से जस्ट केस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, तो क्या लगता है कि ये इमरान खान को रिलीज करने में जो जजेस हैं उनका जो व्यू है आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ नहीं जा रहा कि इमरान खान विल बी आउट फ्रॉम द प्रिजन वेरी सून? नहीं, एक तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि नहीं, गवर्नमेंट कोई तकलीफ़ में नहीं है। मामला ये है कि नहीं देखें, नहीं हम नहीं देखें, हमारा मेरा आना या वज़ीर कानून का आना या किसी और दोस्त का आना, देखें बात ये है कि एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, यानी एक बहुत बड़ा फ़ैसला हुआ है। इस जैसे बड़े बड़े फ़ैसले पहले भी हुए हैं, उन फैसलों के बाद 40-40 साल बाद अदालत उज़्मा ने खुद अफसोस का इज़हार किया कि जी हमसे गलती हो गई थी। वो फैसला जिसमें बिन मांगे रिलीफ दिया गया था कि ये आइन अमेंड कर दें, उस फैसले को आज तक कोई डिफेंड नहीं कर सका, और अदालत उज़्मा ने भी अपने मुतअद्दिद फैसलों में उस फैसले को जो है वो गलत करार दिया। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला हुआ है, बजाय इसके कि 10 साल बाद 15 साल बाद ये बात की जाए कि जनाब ये उस वक्त भी गलती हो गई थी। तो इसको क्यों ना विद इन दी लिमिट्स ऑफ रूल्स लॉ जो है उसको हाईलाइट किया जाए, और हो सकता है कि हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस जो है वो इसका आज ख़ुद भी नोटिस ले सकते हैं कि भाई जो ये चीज़ सामने आई है ये मेरिट रखती है, तो इसको हम दोबारा इसको रिव्यू में ले लेते हैं, या को हमारी तरफ से कोशिश होती है तो उसके ऊपर जो है वो रिव्यू हो जाता है। जहाँ तक इमरान खान साहब के जेल से बाहर आने की बात है, तो बिल्कुल उन्हें पूरा हक़ हासिल है कि वो बाहर आने की भरपूर कोशिश करें। उसी तरह से हमें भी पूरा हक़ हासिल है कि जहाँ पे वो हैं उन्हें वहीं रखने की कोशिश करें। और अगली बात ये है कि अगर वो आ भी जाते हैं ना तो कोई तूफ़ान नहीं आ जाएगा, कोई एक आध जलसा, को 2-4 रैलियाँ हो जाएंगी ना तो कोई बात नहीं, वो जो है वो संभाल ली जाएंगी। सर मेरा क्वेश्चन है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद के जो तीनों हल्के इनका केस चल रहा है, तो अगर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो आज की तरह पीटीआई के हक में आता है तो क्या नून लीग के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगी? देखें जी, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फ़ैसला होगा, उस फैसले को अपील में अपील का हक़ उन लोगों के पास होगा। अगर हमारे ख़िलाफ़ आता है तो हम अपील में जाएंगे, अगर अपील भी हमारे ख़िलाफ़ होती है तो री इलेक्शन हो जाएगा। इससे बढ़ के तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल हम तो उनको कहते हैं कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं, वहाँ पे आप अपने आप को साबित करें। ये फॉर्म 45 और 47 का जो किस्सा है, जहाँ पे आप साबित कर लेंगे तो वहाँ पे अगर आपकी बात मानी जाती है तो ठीक है, री इलेक्शन हो जाएगा। हमें भी तो 2018 में जब हम इनको कहते थे कि जी ये RTS बैठ गया और ये सारा कुछ हुआ है, तो ये कहते थे कि जी अब हुकूमत कायम हो गई है, नज़म कायम हो गया है, अब आप पार्लियामेंट में आ गए हैं तो आप जुडिशल कमीशन का तो फ़ायदा कोई नहीं है, पार्लियामानी कमीशन बना देते हैं, तो आप आएँ देखें, अगर कोई किसी जगह पे कोई ऐसा मसला हुआ है तो वहाँ पे री इलेक्शन हो जाएंगे। और हमने उस वक्त भी एग्री किया था और इनके साथ हम बैठे, वो पार्लियामानी कमीशन बना, लेकिन वो पार्लियामानी कमीशन की एक मीटिंग हुई, उसके बाद दोबारा इन्होंने मीटिंग नहीं की। तो इस तरह की हमने तो इस तरह की बात उस वक्त भी, जब ये हमारे ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात बना रहे थे और कैपिटल पनिशमेंट के मुकदमात बना रहे थे, हम उस वक्त भी इनके साथ बात करने को तैयार थे, इनके साथ बैठने को तैयार थे, सियासी डायलॉग जो है वो करने को तैयार थे। ये इनकारी थे। हम आज भी इस बात के ऊपर तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है ये बात की है कि अगर मामलात हैं और उनको हल करना है, आएँ बैठें, हम उनको जो है वो हल करने को तैयार हैं। लेकिन मामला ये है कि कानून और आइन के मुताबिक ही होगा। ये हमारे के जो 41 है, अगर उन्होंने अपना पोस्ट नया दे दिया तो वो डीसी हो सकते हैं?
जी बिल्कुल हो सकते हैं। ये एक और यानी एक आदमी जो है वो पहले हलफ ये देता है कि जी मैं आज़ाद इलेक्ट हुआ हूँ और मैं हल्फन इस जमात में शामिल हो गया हूँ, और अब 15 दिन बाद वो कहता है कि मैं हल्फन बयान करता हूँ कि मैं आज़ाद इलेक्ट नहीं हुआ था, मैं तो फ़लाँ जमात के ऊपर इलेक्ट हुआ था, और पिछला बयान हल्फी जो है वो मैंने गलत दिया था। तो बयान हल्फी जब गलत उसने जहाँ पे दाखिल किया है इलेक्शन कमीशन में, तो वो इलेक्शन कमीशन उस की पादाश में उसे डी-सीट कर सकता है। ये हो सकता है। ये अगर 41 ना हुए तो 39 तो हो ही जाएंगे। अच्छा राणा साहब, मियां नवाज शरीफ साहब का जो एक ख्वाब था 2/3 मेजॉरिटी का, वो तो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका, और इस फैसले के बाद तो बिल्कुल ही नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा। तो मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत अब किस रुख को जाएगी? मियां नवाज शरीफ साहब ने कभी ये ख्वाब नहीं देखा था कि 2/3 मेजॉरिटी जो है वो नहीं मिले। उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि सिंपल मेजॉरिटी जो है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी से गवर्नमेंट जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट से बेहतर जो है वो मसाइल को फोकस कर सकती है, उनको हल कर सकती है। तो बहरहाल जब सिंपल मेजॉरिटी हमें नहीं मिली, कोलिशन गवर्नमेंट आई, तो उसमें ये मियां नवाज शरीफ साहब का ही फैसला था कि इस सूरत हाल में मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो बेहतर तौर पे सर्व जो है वो कर सकते हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब PMLN की कोलिशन गवर्नमेंट को जो है वो हेड कर रहे हैं। पंजाब में जो है वो मैडम मरीम नवाज साहबा जो है वो हेड कर रही हैं। मियां नवाज शरीफ पूरी तरह से दोनों गवर्नमेंट्स को एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं, लीड भी कर रहे हैं, और बाज़ मामलात पे 6-6 घंटे की मीटिंग्स हैं जो उन्होंने पार्टी के दूसरे अहदेदारों को साथ लेके दो गवर्नमेंट्स के मामलात पे की हैं। हाँ, उन्होंने एक बात को जो है वो पेशे नज़र रखा है, और मैं समझता हूँ कि ये उनका अपना एक्सपीरियंस है कि उन्होंने इन चीज़ों को मीडिया में वो नहीं लेके आए, और उनका ये ख्याल है कि अगर वो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट्स खुद मीडिया पे आएंगे तो उससे फिर गवर्नमेंट्स को जो है वो उनके लिए थोड़ा जो है वो एक ऐसी पोजीशन पैदा होगी जो उनकी नज़र में मुनासिब नहीं है। तो इसलिए वो अपनी एक्टिविटीज़ को जो है वो पब्लिक नहीं कर रहे या मीडिया पे नहीं दे रहे, लेकिन वो पूरी तरह से जो है वो मसरूफ़ भी हैं और पूरी तरह से अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं। जी, कि वहाँ पे अगर फैसला उनके हक में ना आया तो वो रिव्यू में जा सकते हैं, अगर फिर भी हक में ना आया तो दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे। आप नहीं समझते कि अगर ऐसा फैसला है तो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगी, और जहाँ जहाँ भी PTI के लोग मुतासर हैं वो दोबारा वहाँ पे वो जो वोट बॉक्स हैं वो खोलने की बात करेंगे, और पूरे मुल्क में इस तरह होगा? नहीं, वो तो उन्हीं हलकों में होगा जिन हलकों में उन्होंने जो है वो पटिशन की हुई है, और पटिशन जो है वो कुछ ज़्यादा हलकों में नहीं हुई। ये जो इस्लामाबाद की पटिशन है ये भी सारी टाइम बार्ड है, और टाइम बार्ड पटिशन जो है वो किसी सूरत में भी जो है वो कानून इजाज़त नहीं देता कि उस पटिशन का ऑन मेरिट जो है वो फैसला किया जाए। ऑन दैट टेक्निकल ग्राउंड के वो टाइम बार्ड है, वो वहीं पे जो है वो नाकाम हो जाती है। तो ये तीनों पटिशन जो है आप उनकी डेट्स चेक कर लें, वो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो टाइम बार्ड है। तो बाकी मामला ये है कि ठीक है, अगर कुछ सीटों के ऊपर जो है वो इधर से इलेक्शन होता है, को हमारा नंबर कम होता है, हो सकता है ये बयान हल्फी दे के ये भी कोई 39 या 41 जो है ये भी घरों को चले जाएं, उनके ऊपर भी दोबारा इलेक्शन हो जाए, तो चलो एक ज़िमनी इलेक्शन का माहौल जो है वो पैदा हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। थैंक यू सर। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें कि AP हुकूमत की जानिब से नई लीव पॉलिसी मुतारिफ करा दी गई है। इस पॉलिसी के तहत 50 करोड़ रुपए से जायद की सरमायाकारी पर लीज की मुद्दत 66 साल होगी, जिसके बाद में 33 साल की मजीद तौसी दी जाएगी। 50 करोड़ से कम सरमायाकारी पर लीज की मुद्दत 33 साल होगी। लीज के नए रूल्स की मंजूरी काबीना से जल्द ले ली जाएगी। मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं न्यू न्यूज़ के ब्यूरो चीफ पेशावर से लिहाज अली से। जी लिहाज, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने
सूबे में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए लीज़ पॉलिसी में वाज़ेह तब्दीली की है और अब किसी भी इलाके में सरकारी अराज़ी की लीज़ पॉलिसी की नई लीज़ पॉलिसी के तहत वो अराज़ी 99 साल तक ली जा सकती है। यानी अगर जिस शख्स ने सरमायाकारी 50 करोड़ रुपए से ज़ायद की है तो उसको इब्तदाई तौर पर 66 साल की लीज़ दी जाएगी, जो बाद में मज़ीद 33 साल के लिए उसमें तोसी दी जा सकती है। इसी तरह अगर किसी की सरमायाकारी 50 करोड़ रुपए से कम है तो उसको भी तकरीबन 33 साल के लिए वो अराज़ी लीज़ पर दी जा सकती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के महकमा बल्दियात के मुताबिक जो नई रूल्स है वो काबीना से मंजूरी के लिए पेश की जाएंगे, जिसका बुनियादी मकसद सरमायाकारी को फ़रोग़ देना और इलाकाई सतह पर सब्ज़ी मंडियों, फ्रूट मंडियों और इस हवाले से जो दीगर तरक्याती इस तरह के काम हो सकते हैं उसको फ़रोग़ देना है। लिहाज बहुत शुक्रिया आपका। केपी में तालीमी इमरजेंसी के बावजूद 2000 के करीब मुख्तलिफ अजला में 463 प्राइमरी स्कूल किराए की इमारतों में कायम किए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं सूरत हाल से मुतालिक कि केपी में तालीमी इमरजेंसी के बावजूद 2000 के करीब सरकारी प्राइमरी स्कूल्स के पास अपनी इमारतें ही मौजूद नहीं हैं, जबकि मुख्तलिफ अजला में 463 प्राइमरी स्कूल्स किराए की इमारतों में ही कायम किए गए हैं। केपी में तालीमी इमरजेंसी के बावजूद 2000 के करीब सरकारी प्राइमरी स्कूल्स के पास अपनी इमारतें ही मौजूद नहीं है। तनख्वाहदार तबके की जानिब से तनख्वाहों पर भारी भरकम टैक्सेस लगाए जाने के खिलाफ कराची में एहतजाजी रैली निकाली गई है। इस रैली में तनख्वाहदार तबके की बड़ी तादाद ने शिरकत की है और जिनकी जानिब से इजाफी टैक्सेस को फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है। मज़ीद क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ पर एहतजाज की, जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा सुमैया खुर्शीद से। जी सुमैया, बताइएगा ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है वहाँ पर? मैं इस वक्त जो है वो आई चुनरीगढ़ रोड पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये रैली निकल रही है। ये रैली उन टैक्सेस के खिलाफ निकल रही है जो सैलरीड क्लास पर लगाए गए हैं और ये जो है वो सैलरीड क्लास अलायंस पाकिस्तान की जानिब से ये रैली आई चुनरीगढ़ रोड से टावर तक जाएगी। और इस वक्त इस रैली में तमाम वो तबका है जिसे हम सफ़ेद पोश तबका कहते हैं, यानी कि सैलरीड क्लास तबका यहाँ पर मौजूद है और इनका क्या कहना है ये हम इनसे जानेंगे। सैलरी क्लास के ऊपर ना ये नहायत जुल्म है। पहले ही 35% टैक्स लगा दिया है, उसके बाद फिर एनुअल जो इनकम होगी वो अगर 10 मिलियन से ज़्यादा हो जाएगी उसके ऊपर 10% और टैक्स लगा दिया है। टोटल मिला के ये टैक्स तकरीबन 45% बन जाता है। उसके बाद फिर हम जो चीज़ें खरीदते हैं उसके ऊपर अलग टैक्स देते हैं तो 18% टैक्स उसके ऊपर है। अच्छा, मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जाता है कि जी जो ज़्यादा कमाता है वो ज़्यादा टैक्स दे। आप जैसे कि ये देख सकते हैं इधर एक बैनर है जिस पर लिखा है रिड्यूस टैक्स ऑन सैलरीड क्लास और यही इनका मुतालबा है कि जो सैलरीड क्लास पर टैक्स लगाया गया है उसे रिड्यूस किया जाए। ये मुतालबा है सैलरीड क्लास का हुक्मरानों से और इनका कहना है कि गरीब आवाम पर टैक्सेस लगाने के बजाय अशरफिया इस टैक्सेस का बोझ उठाए, क्योंकि गरीब आवाम इन टैक्सेस का बोझ सह के थक चुके हैं। मैं आपको बताऊं कि ये सैलरीड क्लास इस वक्त अपने लंच ब्रेक में निकले हैं इस प्रोटेस्ट के लिए। तो भैया बहुत शुक्रिया आपका। उधर केपी में पंजाब से गंदम की सप्लाई पर पाबंदी और सूबे में फ्लोर मिल्स की बंदिश के बायस आटे की कीमतों में इजाफा होने लगा है। गुज़श्ता 4 रोज के दौरान 20 किलो आटे का थैला 300 रुपए तक महंगा हो गया है। डीलर्स की जानिब से विद होल्डिंग टैक्स के निफाज के बायस आटा मजीद महंगा होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं। शाहिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, कहिएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आटे की कीमतों में इजाफा जो है एक मरतबा फिर देखने में आया है और 20 किलो आटे का जो तेला है वो होल सेल मार्केट में 2000 और आम जो दुकान है आम मार्केट है वहाँ पर 2100 रुपये तक जो है वो दस्तयाब है। इसी तरह तकरीबन एक हफ़्ते के दौरान 200 से 250 रुपये का इजाफा हो गया है। इस वक्त फ्लोर मिल्स एसोसिएशन जो है आज दूसरे रोज़ भी हड़ताल पे है और उनकी जानिब से ये मुतालबा सामने आ रहा है कि विद होल्डिंग टैक्स जो लगाया गया है उसका निफाज फौरी तौर पर वापस लिया जाए। जब तक वो टैक्स का फैसला वापस नहीं लिया जाता तब तक एहतजाज जो है जारी रहेगा और जो आटे की सप्लाई है आम मार्केट में वो बंद कर दी गई है कल से। तो ये उनका ये मुतालबा है और उसके साथ साथ जो आम मार्केट में जो डीलर्स है उनका ये कहना है कि अगर एहतजाज और ये हड़ताल जारी रहा तो आइंदा 1-2 रोज़ में आटे की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा शायद अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा।
अपडेट करें आपको, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस सीटों से मुताल्लिक मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। फैसले के साथ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल के इख्तलाफी नोट्स भी शामिल हैं। पीटीआई या उसके किसी रहनुमा की जानिब से आज़ाद रुकन करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कहीं भी चैलेंज नहीं किया गया। चीफ जस्टिस और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इख्तलाफी नोट्स में कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक रजिस्टर्ड सियासी पार्टी है। कौमी और सूबाई असम्बलीज के आज़ाद अरकान को हक हासिल है कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो सकें। जिन लोगों की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की गई है वो अपनी रजामंदी से सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हुए हैं। अपडेट कर रहे हैं इससे मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस सीटों से मुताल्लिक मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। फैसले के साथ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल के इख्तलाफी नोट्स भी शामिल हैं। पीटीआई या उसके किसी रहनुमा ने आज़ाद रुकन करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कहीं चैलेंज नहीं किया। चीफ जस्टिस और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इख्तलाफी नोट में ये लिखा है। कुछ बात करेंगे मानसून की बारिशों की, तो लाहौर में मानसून बारिशों का दूसरा सिलसिला जारी है। अब्र रहमत जमकर बरसी है। लाहौर में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड भी टूट गया। शहर की शाहराहें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। मुख्तलिफ इलाकों से बिजली भी ताहाल गायब है। मजीद क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन वहां पर जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा इकरा लियाकत से। इकरा कहेगा क्या सूरत हाल है रोड्स की, क्या पानी निकाल लिया गया है? जी बिल्कुल, बात की जाए मानसून की बारिशों के दूसरे सिलसिले की, तो आज अब्र रहमत जो है सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में खूब जमकर बरसा है और 30 साला जो बारिशों का रिकॉर्ड था वो टूट गया है। और मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो तेज़ तरीन बारिश के बाद जो है इस वक्त सड़कें जो हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जिसकी वजह से शहरियों को गुजरने में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा है। अगर मेरे कैमरामैन आपको मोटरसाइकिल सवारों का दिखा सके तो जिस सड़क पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 इंच जो पानी है वो सड़क पर मौजूद है। खासतौर पर पैदल चलने वालों की जो मुश्किलात है उनमें काफ़ी हद तक इजाफा हो गया है और मज़ीद बारिश बरसने के बाद ये जो सड़कें हैं इन पर मज़ीद पानी जमा हो जाने का खदशा है, जिससे गुजरने वालों की जो खासतौर पर कार सवार और मोटरसाइकिल सवार उनकी गाड़ियाँ भी जो हैं वो भी ख़राब होने का खदशा है। तो इस वजह से चाहिए कि पानी को जल्द से जल्द निकाला जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात किसी हद तक कम हो सके। दूसरी जानब परवाज़ों की बात की जाए तो परवाज़ें भी जो हैं वो भी शदीद बारिश की वजह से काफ़ी हद तक मुतासर हुई हैं और बैरून मुल्क जाने वाली जो परवाज़ें थी वो भी ताख़ीर का शिकार है और इसके साथ साथ रेलवे लाइन्स जो हैं वो भी ताख़ीर का शिकार हुए इस शदीद बारिश के साथ। और ये जो बारिश है ये मज़ीद बरसने का भी इम्कान है। जी इकरा अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। लाहौर के बाद बात करेंगे गुजरांवाला की, तो गुजरांवाला में भी बारिश का सिलसिला जारी है। शहर में जलथा लीक हो गया है। मुतादिद मकामात पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों की मुश्किलात के हवाले से हमें बताएंगे मेसम वकार। जी मेसम। बिल्कुल, गुजरांवाला में जो है वो मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी हो गया। तेज हवाएं और तूफानी बारिश के आंधी के साथ जो है वो बारिश जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। आज सुबह से जो है वो बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। हम देख रहे हैं कि काफी इलाकों में जो है वो पानी खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे इलाके मुतासर हुए हैं बारिश की वजह से। महकमा मौसमियात का कहना है कि मजीद जो है वो 6 दिन जो है वो इसी तरह बारिश जो है बरसती रहेगी। लेकिन जिला इंतजामिया दावे तो बहुत कर रही थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि पानी निकालने में वो बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। मेन जो शाहरा है वो उन पर पानी खड़ा हुआ है, लोग काफी मुतासर हो रहे हैं, ट्रैफिक काफी मुतासर हो रही है। इसके अलावा जो है वो अंदरून इलाके जो है उनमें बहुत ज्यादा पानी खड़ा हुआ है, जिसमें जो है वो सैला टाउन है, माल टाउन है, इसके अलावा जो है वो अंडरपास चौक है और इसके अलावा जो है वो स्टेडियम के बाहर जो है वो काफी पानी खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से लोग जो है वो काफी मुतासर हो रहे हैं। जिला इंतजामिया ने दावे तो बहुत ज्यादा किए थे, लेकिन इसके बावजूद अभी तक जो है वो पानी निकालने में बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मौसम की बात करें तो मौसम बहुत ही खुशगवार हो चुका है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, गर्मी का जोर जो है वो टूट चुका है। अभी तक अगर मैं कैमरामैन को कहूँ तो अभी दिखाए, अभी जो है वो अभी भी बारिश जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। अभी हल्की हल्की जो है वो बूंदाबांदी हो रही है। इसके अलावा जो है मौसम बहुत ज्यादा खुशगवार हो चुका है। जी शुक्रिया मेसम अपडेट करने के लिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि फ्लोर मिल्स की हड़ताल से पत्तोकी में आटा डीलर्स की जानिब से कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने मुतालबात पूरे होने तक हड़ताल और आटे की सप्लाई मअतल रखने का ऐलान किया है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं अपने नुमाइंदे नियाज अहमद से। जी नियाज। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानब से विद होल्डिंग टैक्स लगाए जाने के खिलाफ फ्लोर मिल एसोसिएशन की कॉल पर
पत्तों की फ्लोर मिल मालकान ने भी हड़ताल जारी रखे हुए हैं। फ्लोर मिल में गंदम की पिसाई का जो अमल है वो मुकम्मल तौर पर रुक चुका है और आटा डीलरों को जो आटे की सप्लाई है वो भी मुकम्मल तौर पर उसकी फराहमी वो जो है वो बंद है। इस वक्त मेरे साथ मिल मालिक मौजूद है, इस हवाले से इनसे भी जानते हैं क्या कहेंगे हड़ताल के हवाले से। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इस साल जो बजट पास हुआ है उसके अंदर हमारा जो सालाना आमदन के ऊपर जो टर्नओवर टैक्स है जो 0.25 था उसको बढ़ाकर 1.5% कर दिया गया है, जिसकी वजह से हमारे ओवरऑल प्रॉफिट के ऊपर बहुत एक इम्पैक्ट आता। उसके अलावा जो मिल को इन्होंने विद होल्डिंग एजेंट का जो टैक्स के कलेक्ट करने की ज़िम्मेदारी दी है वो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, वो हुकूमत खुद की ज़िम्मेदारी है। जैसे आपको पता है बिजली के बिलों से सब भी परेशान है, अवाम भी परेशान है, हम भी परेशान हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे मुतालबात हैं इनको जो हुकूमत ने हम पे टैक्स लगाया उसको वापस लिया जाए, वरना ऐसे ही आटे की कीमतें दोबारा बढ़ती रहेंगी, इससे ज़्यादा बढ़ जाएंगी अगर ये टैक्स वापस ना लिया गया। जी आपने फ्लोर मिल मालिक की बात सुनी, इनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो टैक्स लगाए हैं वो फिलफौर ख़त्म किए जाएँ, अगर ये टैक्स ख़त्म ना किया गया तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक ये हड़ताल जारी रहेगी। आज अपडेट करने के लिए उधर फैसलाबाद में भी फ्लोर मिल्स की हड़ताल के बायस मार्केट में आटे की फराहमी बंद होने से आटे की किल्लत पैदा हो गई है। परचून की दुकानों पर आटा नायाब हो चुका है। मार्केट में आटे की किल्लत से ब्लैक में फरोख्त का भी खदशा है। मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं फैसलाबाद से अपने नुमाइंदे शौकत वट्टू से। जी बिल्कुल, फ्लोर मिल्स की हड़ताल की वजह से आज दूसरे रोज़ भी मार्केट में आटे की सप्लाई बंद है। परचून की दुकानों या होल सेल की दुकानों पर जो आटा जो है उसकी फराहमी नहीं की गई, जिसकी वजह से मार्केट में आटे की किल्लत पैदा हो गई है। शहरी शदीद परेशान है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी सर, अभी मैं आटा लेने आया था, जिसकी वजह से ये हुकूमत की पॉलिसी की वजह से आटा मिल नहीं रहा मार्केट में, तो हुकूमत को चाहिए कि आवाम की रिलीफ के लिए कोई इकदाम करे। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि हड़ताल की वजह से जो मुख्तलिफ जो दुकानें हैं वहाँ से आटा जो मुयस्सर है, अगर मुयस्सर है ही नहीं, अगर है भी तो सिर्फ वो ब्लैक में मिल रहा है, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि हड़ताल को ख़त्म करवाने के लिए दावों की बजाय अमली इक़दाम किए जाएँ ताकि आवाम की मुश्किलात कम हो सकें। शौकत, आपने अपडेट किया। और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। महकमा खजाना पंजाब की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सरकारी मुलाजमीन की ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 25% इजाफा किया गया, जबकि ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा किया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा मौजूद बुनियादी तनख्वाह पर किया गया है और तनख्वाहों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2024 से कर दिया जाएगा। अपडेट कर रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। महकमा खजाना पंजाब की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जबकि सरकारी मुलाजमीन की ग्रेड 1 से 16 तक की तनख्वाहों में 25% इजाफा किया गया है। उधर अवाम की बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे को मुस्तरद कर दिया गया है। शहरियों का कहना है कि बिजली की कीमत में मजीद इजाफा सफेद पोश तबके की मुआशी मौत साबित होगा। गरीब और तनख्वाहदार तबके बिजली के बिल्स की अदायगी से कासिर हो गए हैं। महंगाई बहुत है यार, ये गवर्नमेंट जो है ना सही काम नहीं कर रही भाईजान, आवाम तंग है। आए दिन बिजली बढ़ा रहे हैं, ये कोई बात तो नहीं करने वाली। कहाँ से खाएगी पब्लिक, कहाँ से खाएंगे हम लोग, गरीब लोग हैं। गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही। ज्यादती वाली बात है आपके सामने। कल उन्होंने जैसे कमर्शियल बढ़ाई है, आज उन्होंने घरेलू जो है सार्फ उनकी भी प्राइसेस बढ़ा दी हैं। अब वही बात है कि गरीब बंदा क्या कहाँ जाए। कभी ये पेट्रोल बढ़ा देते हैं, कभी मतलब है कि ये इस तरह से बिजली का जो यूनिट है वो बढ़ा रहे हैं। बिजली भी महंगी हो गई है और चीज़ें भी बहुत सारी, यानी घी है, ये गोश्त है, सब्जियात हैं और ये फल वगैरह ये महंगे हो गए हैं, पहले से भी ज़्यादा महंगाई हो गई है। ये कल भी इन्होंने महंगी की है, आज फिर महंगी कर दी। ये बहुत गलत कर रहे हैं, इनको चाहिए कि आवाम की सहूलत के लिए कुछ करें। हुकूमत तशद्दुद कर रही है गरीब आदमी पर और कुछ भी नहीं कर रही, जबकि हुकूमत होती है सिर्फ गरीब आदमी के लिए, उसको रिलीफ देना, उसकी फलाह बहबूद के लिए कुछ काम करना। लेकिन ये हुकूमत तो अल्लाह जाने, अल्लाह की तरफ से हम लोगों पे कहर नाज़िल हो रहा है। हर चीज़ बिजली को छोड़े, गैस को छोड़े, खाने पीने की चीज़ों को छोड़े, सब चीज़ें आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है और सफ़ेद पोश तबके का जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल अज़ाब बन गया है।
कीमतों में इजाफा दिन पर दिन होता जाता है, मतलब इसमें यूनिट इतना नहीं होता, इतना बिल आता है। हर चीज़ को इस तरह देखा उसका बस कीमत बढ़ता जाता है। और गर्मियों में इस तरह गैस वगैरह होता है उसके भी बिल बढ़ा जाता है, ये गर्मियों में बिजली होता है उसके भी इस तरह। 500 कम आता है तो 600 रुपये का पेट्रोल ले, और नट बोल्ट को छोड़ो, वो सारा बर्बाद जलील हो गया। हम लोग पेट भी पालना नहीं सकता है बाबा, बच्चों का घर अपना, सारा सब चीज़ अपना है, फिर भी पेट का पूरा ही नहीं होता है। दाल का बंचोत का एक सालन बनता है, वो भी 1000 रुपये का 600 का बनता है। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। हुकूमत की जानिब से नए कर्ज के लिए IMF की तमाम शराइत कबल वक्त पूरी कर दी गई। टैक्स छूट के खात्मे और बिजली की कीमतों में इजाफे समेत IMF की कौन सी शराइत पर अब तक अमल दरामद हो चुका है, जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अशफाक मुग़ल से। जी अशफाक। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए कर्ज प्रोग्राम के हवाले से जो है वर्चुअल मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और इसमें अफ्रीकैन के दरमियान जो है मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। इस वक्त जो है वो हुकूमत IMF की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ मुतालबात का जो सिलसिला है वो भी जारी है और दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान उन मुतालबात को पूरा करने की कोशिश कर रही है ताकि नए प्रोग्राम को जल्द अज जल्द जो है वो उसको हतमी शक्ल दी जा सके। और इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ जो वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा था कि रवा माह के दौरान ही स्टाफ लेवल मुआहिदा जो इस पर दस्तखत हो जाएंगे। अगर हम देखें कि अभी तक हुकूमत पाकिस्तान ने इस नए कर्ज प्रोग्राम के हवाले से क्या किया है, तो हुकूमत पाकिस्तान ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए जो बजट की तैयारी की है वो IMF की हिदायत के बिल्कुल मुताबिक की है। उसके अलावा जो है दिगर जो शराइत हैं उस पर भी अमल दरामद किया जा रहा है और उम्मीद है कि रवा माह के दौरान जो है वो IMF के दरमियान IMF और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान जो स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा जाएगा। अशफाक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ताजिर 2 स्कीम के समरात आने शुरू हो गए हैं। ताजिर 3 कैटेगरीज में टैक्स देने पर राजी हो गए हैं। ताजिरों की दुकानों और कारोबार की जगह को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। आम, महंगे और पोश के हिसाब से टैक्स लगेगा। पोश इलाकों में बड़ी दुकानों को 50,000 रुपए सालाना के हिसाब से टैक्स लगेगा। महंगे इलाकों में फ़ी दुकान सालाना 2,000 रुपए और आम इलाकों में 1,200 रुपए फ़ी दुकान सालाना टैक्स वसूल किया जाएगा। नोटिफिकेशन चंद रोज में जारी होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कराची के इलाके शादमान टाउन में राह चलती लड़कियों से डकैती की वारदात हो गई। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम बैग छीनकर फरार हो गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की जानिब से मुलजिम और मुतासरीन की तलाश शुरू कर दी गई है। अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहां पर शादमान के इलाके में राह चलती लड़कियों से डकैती की वारदात हुई है। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम बैग छीनकर फरार हो गया है, जबकि सोशल मीडिया पर यह फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस की जानिब से मुलजिम और मुतासरीन की तलाश भी शुरू कर दी गई है। पंजाब में कम उम्र बच्चे गैर महफूज हो गए हैं। रवा साल लाहौर में कम उम्र बच्चों के अगवा के 366 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। सूबे भर में कुल 1496 मुकदमात दर्ज हुए हैं। मजीद क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं। शाहिद रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद। पंजाब में जो है कम उम्र बच्चे जो हैं गैर महफूज है। अगर बात की जाए रवा साल लाहौर समेत पंजाब भर में जो है कम उम्र बच्चों के अगवा की वारदातें जो हैं बढ़ रही हैं। लाहौर में जो है लाहौर में 366 समेत सूबे भर में 1496 जो मुकदमात जो हैं बच्चों के अगवा के दर्ज किए गए हैं। ये पुलिस अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पुलिस अगवा बराए होने वाले जो है बच्चों में से 20% जो हैं बच्चे इनको बाजियाब कराने में कामयाब सिर्फ हुई है। जो है पुलिस लाहौर पुलिस में जो है 53 समेत सूबा भर में जो है 309 बच्चों को जो है बाजियाब करवाया गया है। लाहौर में जो है 396 जो हैं समेत सूबा भर में जो है 1567 बच्चों को जो अगवा किया गया था इनके मुकदमात दर्ज किए गए हैं। पुलिस अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो है शेखपुरा रीजन की लाहौर पुलिस में अगर बात की जाए 343, जबकि सूबा भर में 1258 जो है बच्चों को बाजियाब
करवा सकी है सिर्फ अभी तक पुलिस। शेखपुरा रीजन में जो है 123 अगवा होने वाले बच्चों में से 29, गुजरांवाला में जो है रीजन में ये क्या पुलिस शुमार के मुताबिक रवां साल सबसे ज़्यादा लाहौर से अगवा हुए हैं बच्चे। इनकी बाजियाबी जो है लाहौर पुलिस समेत दीगर एजेंसीज जो हैं पुलिस की, उनके लिए चैलेंज बनी हुई है। शुक्रिया शाहिद अपडेट करने के लिए। उधर पेशावर में 5वें मुहर्रमुल हराम पर शहर की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से 15 जुलूस बरामद होंगे। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जुलूसों की गुजरगाहों और इमाम बारगाहों के लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। क्या इंतजाम किए गए हैं जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शाहिद खान से, जो कि इस वक्त पेशावर के कोहाटी गेट में मौजूद हैं। जी शाहिद। पेशावर में आज मातमी जुलूस जो है वो तकरीबन 15 मातमी जुलूस जो है वो निकाले जाएंगे, जिसमें छोटे बड़े तमाम मातमी जुलूस जो है वो शामिल होंगे। इन जुलूसों के लिए जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस एहलकार जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। यकम मुहर्रम उल हराम से जो है ये जो सिक्योरिटी प्लान है उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। जो जितने भी एरिया है जहाँ पर जुलूस जो है वो मुनक़िद होंगे, जहाँ से जुलूस निकाले जाएंगे, अंदरून शहर के जो लोग हैं उन वहाँ पर आने जाने वाले लोग जो उन पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। और जब जुलूस का टाइम होता है तो फिर पुलिस एहलकार की तादाद जो है वो मज़ीद बढ़ाई जाती है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए वो सदबाब जो है वो किया जा सके। CCTV कैमरे जो है उनसे CCTV कैमरों से निगरानी जुलूसों की जा रही है और सुराग रसा कुतु से तमाम एरिया जो है उसको क्लियर किया जा रहा है। शायद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मरी में कॉलेजेस की बंदिश के खिलाफ तलबा और तालिबात, प्रोफेसर्स, वालिदैन और शहरियों का एहतजाज जारी है। GPO चौक को जुज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इस मौका पर शदीद नारेबाजी भी इस वक्त की जा रही है। मजीद क्या सूरत हाल है वहाँ पर जान लेते हैं अपने नुमाइंदे ताज बुखारी से। ताज, कहिएगा ये क्या मामला है और अब क्या सूरत हाल है एहतजाज की? जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ माल रोड के ऊपर और यहाँ पे कॉलेज ख़त्म करने के हवाले से तुलबा और तालिबात का बहुत बड़ा जुलूस और उनके साथ वालिदैन भी यहाँ पे मौजूद हैं। आए इनसे बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इनको, ताकि ये बता सकें कि मसला क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एहतजाज ये इसलिए किया है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो यूनिवर्सिटी वालों ने ख़त्म किया है, 11वीं के दाखिले अगर नहीं होंगे तो यूनिवर्सिटी तो 13वीं में आती है। क्या हम दरख्त के नीचे से ऊपर चढ़ना पड़ता है या ऊपर से नीचे आना पड़ता है? ये हमें ये कहते हैं कि हाँ आप लोग नलायक हो। नलायक तो ये लोग हैं कि जिनको ये नहीं पता है कि पहले 11वीं शुरू होती है, उसके बाद जो है ना वो यूनिवर्सिटी शुरू होती है। जी बिल्कुल सही है। अभी आप प्रोफेसर साहब इस बारे में क्या कहेंगे? हमारा दरख्वास्त ये है कि कॉलेजेस को बहाल किया जाए, टीचर्स जिनकी ट्रांसफ़र हुई उनको वापस किया जाए। 50 टीचर बॉयज़ कॉलेज में और 25 टीचर गर्ल्स कॉलेज में वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ काम करें तो हमारा कॉलेज कम से कम 2000 तलबा को एंटरटेन कर सकता है और ये 2000 तलबा यूनिवर्सिटी के लिए एक फीडिंग क्लास की हैसियत रखता है। कॉलेज को जो खत्म किया जा रहा है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें हक चाहिए। हमारे हक के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। अपडेट करने के लिए अब तक के लिए इतना ही।